नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने संघर्ष इतना किया लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी हासिल करी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने सदी के उस मोड़ पर, जब भारत खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ढालने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश के बरिशाल शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। 16 जून 1950 की वो सुबह साधारण थी, लेकिन उसकी कोख से जन्मा बालक साधारण नहीं था। उसका नाम रखा गया गौरांग चक्रवर्ती। ये नाम सुनने में शांत लगता है, लेकिन इस नाम की आत्मा में तूफान था, जुनून था और एक ऐसा भविष्य था जो करोड़ों लोगों की धड़कनों को छूने वाला था। गौरांग का जन्म एक मध्यम वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती एक सरकारी कर्मचारी थे जो टेलीफोन विभाग में कार्यरत थे। माँ संतोषी देवी एक घरेलू महिला थी जिनका जीवन अपने बच्चों की परवरिश में ही रम गया था। घर में पारंपरिक माहौल था, सीमित संसाधनों के साथ दिन चलता था, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। माँ ने गौरांग को हमेशा सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। पिता कड़े और अनुशासन प्रिय थे, लेकिन उनका कठोर स्वरूप भी बेटे की रीढ़ की हड्डी की तरह बना रहा। बचपन में गौरांग बहुत शरारती नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी बच्चों से अलग था। वो गहराई थी, वो सपनों की झलक थी जो धीरे धीरे अपने रंग दिखा रही थी। हालांकि उस उम्र में खुद गौरांग को भी नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है, लेकिन जो चीज़ वो समझ चुका था वो थी गरीबी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परिवार को जिस तरह से संघर्ष करना पड़ता था, उसने गौरांग को बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी का मतलब पूरी तरह से उसे एहसास दिला दिया था। बरिशाल में ज़िंदगी कठिन से कठिन इनका परिवार बसर कर रहा था, लेकिन ये कठिनाई और भी बढ़ती चली गई। जब बंटवारे की लहर आई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों की तरह गौरांग के परिवार को भी उजाड़ दिया। उन्हें वहां से पलायन कर पश्चिम बंगाल के कोलकाता आना पड़ा। इस यात्रा में सिर्फ सामान ही नहीं छूटा, बल्कि उनकी ज़मीन, जड़ें, यादें और इम्तिहान सब पीछे छूट गया। वो लोग अब शरणार्थी की तरह एक नई जगह पर थे और कोलकाता के भीड़ भरे इलाके में जगह पाना आसान नहीं था। कोलकाता में उनकी ज़िंदगी और भी कठिन हो गई। एक छोटे से किराए के मकान में सीमित पैसों के साथ जीवन चलाना किसी युद्ध से कम नहीं था। पिता की नौकरी की सीमित आय पूरे परिवार को संभालने में नाकाफ़ी थी, लेकिन परिवार ने कभी अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। गौरांग को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। स्कूल की फीस बहुत कम थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जीवन के सबक यहाँ ज़्यादा थे। लोग उसके रंग, रूप और बोलचाल को लेकर उसे चिढ़ाते थे। सांवला होना उस समाज में कमजोरी मानी जाती थी, लेकिन गौरांग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने सपनों से इतना जुड़ा हुआ था कि बाहरी आवाज़ें उस तक पहुंचती ही नहीं थी। स्कूल के दिनों में गौरांग को खेलों और खासकर कुश्ती का बहुत शौक हुआ करता था। उसकी कदकाठी औसत थी, लेकिन भीतर की ताकत असाधारण थी। वो सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं था, बल्कि अपनी ज़िंदगी को जीतने वाला योद्धा बना रहा। स्कूल के बाद वो अक्सर अपने इलाके के थिएटर में जाता और पुरानी हिंदी फिल्मों को देखता। वहाँ देवानंद, दिलीप कुमार, राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों को देखकर उसकी आंखें चमक उठती थी, लेकिन वह सिर्फ देखने में रुचि ही नहीं रखता था। वो अपने भीतर कुछ महसूस करता था, एक आग, एक पुकार जो कहती थी एक दिन वह भी इनके जैसा ही पर्दे पर होगा। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। स्कूल ख़त्म होते ही उसे समझ में आ गया कि घर की स्थिति अब और ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती। उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। दिन में पढ़ाई और रात में काम। रात को सपनों का पीछा करना। वह कभी बिजली की दुकान पर काम करता, कभी अखबार बेचता, कभी दूध पहुंचाता घर घर पे,
पर हर काम के बाद शाम को जब वह छत पर अकेले बैठता तो आंखों को बंद करके फिल्मों के सीन दोहराता, खुद को एक नायक के रूप में देखता जो हजारों की भीड़ में तालियों के बीच मंच पर खड़ा है। वह सिर्फ एक सपना ही नहीं देख रहा था, वो उस सपने को जी भी रहा था। कॉलेज में उसने स्कॉटिश चार्ज कॉलेज में एडमिशन लिया और केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। ये कॉलेज कोलकाता के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। यहाँ भी उसे रंग और रूप के कारण लोग कमतर समझते थे, लेकिन गौरांग के भीतर आत्मविश्वास की जो चट्टान बन चुकी थी वो कभी हिलने वाली नहीं थी। यहीं पर उसका परिचय हुआ उन छात्रों से जो नक्सल आंदोलन में सक्रिय थे। उन दिनों कोलकाता राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था और नक्सलवाद युवाओं को आकर्षित कर रहा था। गौरांग भी उस बहाव में बह गया। कुछ महीनों तक वो भी इस विचारधारा में डूबा रहा, लेकिन जब उसके भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसे मानो कि ऐसा जोर का झटका लगा जैसे उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। उस हादसे ने उसके जीवन को हिला के रख दिया। वो समझ गया कि क्रांति बंदूक से नहीं आती, बदलाव खुद को बदलने से आती है। उसने राजनीति और आंदोलन से दूरी बना ली और तय किया कि अब उसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना है। वो मोड़ था अभिनय, फिल्मों में काम करना, पर्दे पर आना। अब उसे समझ में आ गया कि उसका दिल सिर्फ एक चीज़ में लगता है, एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग। उसने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। घर वालों को समझाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की लगन देख ली। शायद उन्हें भी अंदर से यकीन हो गया था कि गौरांग कुछ अलग करने वाला है। एफटीआई में दाखिला लेना भी आसान नहीं था। वहाँ प्रतिभाओं की भीड़ थी, हर कोई खुद को सबसे बेहतरीन समझता था, लेकिन गौरांग ने यहाँ भी खुद को साबित कर दिखाया कि मैं करके दिखा सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। वहाँ के शिक्षकों ने जल्दी ही उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि ये लड़का अभिनय को केवल संवाद बोलने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि किरदार को जीता है। वहाँ के दिनों ने उसके भीतर के अभिनेता को तराशा, निखारा और तैयार किया उस दुनिया के लिए जहाँ उसे करोड़ों लोगों का दिलों का प्यार मिलना था, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बननी थी, उन्हें जीतना था। जब एफटीआई से पास होकर वह मुंबई लौटा तो उसके पास ना कोई गॉडफादर था, ना पैसा, ना कोई एजेंट, सिर्फ एक सपना था। उस सपने को सच में बदलने की जिद। मुंबई की गर्मी, भीड़, बेरुखी सब कुछ उसे चुनौती देती रही, लेकिन वो ठहरा नहीं, वही ठहरा रहा। और गौरांग चक्रवर्ती जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता था, और उसे गौरांग नाम कुछ औपचारिक सा लगने लगा था। उसने एक नाम अपने लिए स्पेशल चाहिए था जो सबकी जुबां पर चढ़ जाए। लोगों ने उसे चुना, तब उसे एक नाम दिया गया, मिथुन। एक ऐसा नाम जो हिंदू पंचांग के सबसे शक्तिशाली नक्षत्रों में से एक था, और यही नाम बना उसकी पहचान, मिथुन चक्रवर्ती। कोलकाता की गलियों में वो समय ऐसा था जब हर दीवार पर लाल रंग में लिखी गई नारेबाजी, हर नुक्कड़ पर बहस करते नौजवान और हर दिल में एक आग सी धड़क रही थी। ये वही दौर था जब समाज के एक बड़े वर्ग के बीच क्रांति का ज्वार उठ रहा था। किसान आंदोलन, मजबूर अधिकार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्रोह, इन सब के नाम पर एक ही नई विचारधारा युवकों को अपनी ओर खींच रही थी। यही वह समय था जब एक साधारण मध्यम वर्गीय युवक गौरांग चक्रवर्ती, जिसे आगे चलकर दुनिया ने मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानने वाली थी, इस उफनते सैलाब का हिस्सा वह मिथुन चक्रवर्ती बना। एफटीआई जाने से पहले के उन वर्षों में गौरांग का जीवन परिवर्तन की कगार पर था। कॉलेज की शिक्षा के दौरान वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की असल चुनौतियों से जुड़ने लगा था। कोलकाता की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं की लंबी कतारें, मजदूरों की पीड़ा और गरीबों के शोषण को देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। यही उसकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे दोस्तों से जो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए थे। नक्सलवादी से निकली इस क्रांतिकारी सोच ने बंगाल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। इन युवाओं
को लगता था कि बंदूक की ताकत से व्यवस्था बदली जा सकती है, और इस विचारधारा ने गोरांग को भी आकर्षित कर लिया था। शुरुआत में यह सब सिर्फ किताबों और बहसों तक ही सीमित था, अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी मैदान में उतर गया। रात को पोस्टर चिपकाना, पर्चे बांटना, गुप्त बैठकों में शामिल होना और गरीब मजदूरों के बीच भाषण देना उसका जीवन बन गया। जिस व्यक्ति ने कभी मंच पर अभिनय करने का सपना देखा था, अब वह राजनीतिक भाषणों से लोगों को झकझोर करने की उसने ठान ली थी। और वह दिनों दिन अब वह दूर नहीं थे जब वह संगठन के कुछ खास सदस्यों के साथ वह शामिल हो गया। गोरांग को ऐसा लगता था कि वह सही दिशा में चल रहा है। उसे लगता था कि अब उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ गया है, लेकिन यह भ्रम ज़्यादा देर तक टिक न सका। एक दिन उसे खबर मिली कि उसका बड़ा भाई, जो हमेशा उसके साथ रहता था, उसे समझाने की कोशिश करता था, एक दिन उस दुर्घटना में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हुआ, और यह दुर्घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और उसके पीछे कुछ राजनीतिक दुश्मनी भी मानी जाती थी। जब गोरांग अस्पताल पहुंचा और भाई को लगभग मृत्यु की स्थिति में देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। वहीं से बदलाव आना शुरू हुआ। वह जो क्रांति के नाम पर लड़ रहा था, वो अब उसे खोखली लगने लगी थी। जो आंदोलन उसने चुना था, उसमें भावना थी, लेकिन दिशा नहीं थी। यह एहसास उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसने पहली बार गहराई से सोचा कि वह किस दिशा में क्या कर रहा है। उसे समझ में आ गया कि जीवन यहाँ से बर्बादी की तरफ जाता है, आबादी की तरफ नहीं। क्या बंदूक और हिंसा से वो समाज बदलेगा या फिर खुद को ही खो देगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उसके दिमाग में पूरी रात घूमता रहा। वह दिन और आज का दिन गोरांग ने उस रास्ते को फिर कभी नहीं देखा। उसने न केवल आंदोलन को छोड़ा, बल्कि उन तमाम संबंधों को भी तोड़ दिया जो उसे उस दिशा की ओर लेकर जाना चाहते थे। यह निर्णय आसान नहीं था। कई बार उसे धमकियां मिली, कई दोस्तों ने उसे गद्दार कहा, गद्दार दोस्त। लेकिन वो अब अडिग था अपने पथ पर, अभिनय के पथ पर। कुछ कर दिखाने की उसने ठान ली थी। उसे यकीन हो गया था कि असली लड़ाई अब अपने भीतर की होती है। अपने डर, असमंजस और अस्थिरताओं से उसने तय कर लिया था कि अब वह अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेगा। इस बदलाव के बाद उसके भीतर की बेचैनी एक नया रूप लेकर आई। अभिनय की ओर लौटने का जो आग पहले व्यवस्था के खिलाफ जल रही थी, अब वो आग उसके भीतर के कलाकार को खोजने में लग गई। अभिनय अब सिर्फ एक करियर विकल्प नहीं था, बल्कि आत्मा की पुकार बन गई थी। उस दौर में ही उसने FTII जाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के पीछे सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक पलायन भी था, उस हिंसा और राजनीतिक उन्माद से जो उसे निगलने को तैयार था। FTII में प्रवेश एक तरह से पुनर्जन्म गोरांग का हुआ। वहाँ की पहली सुबह और आज़ादी का एहसास देती थी। कोई उसे उसकी विचारधारा से नहीं तोलता था, कोई उसके अतीत के बारे में नहीं पूछता था। अब वह सिर्फ एक छात्र था, एक अभिनेता बनने की दिशा में प्रयासरत एक साधक युवक था। वह पूरी तरह से अभिनय की तकनीक, शरीर की भाषा, संवाद की लय, चेहरे की भाव, इन सब को आत्मसात करने लगा, क्योंकि इन सब के जुड़ाव को होने के बाद ही एक कलाकार हीरो बनता है। क्योंकि फेस एक्सप्रेशन, क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, सामने वाले बोलने के बाद क्या प्रस्तुति देनी है, वो सारी चीज़ें एक साथ जब मिलती हैं तभी एक बड़ा हीरो बनता है। उसकी हर प्रस्तुति में वो जुनून झलकने लगा जो पहले आंदोलन में दिखता था, पर अब ये जुनून सर्जन का था, विनाश का नहीं था। अपने अतीत को पीछे छोड़ना आसान नहीं था। कई बार रात को अकेले बैठकर उसने अपने पुराने दोस्तों की उसे याद आती थी। वो सोचता था कि क्या वो लोग आज भी उसी रास्ते पर हैं? मैं तो बच गया, क्या वो बच पाएंगे? क्या वे भी कभी उस तरह ठटके होंगे, सवाल पूछे होंगे? पर फिर वह खुद से कहता है, मैंने सही रास्ता चुना है, जिसे जो करना है वो करता रहे, मैं वो करूँगा जो मुझे सही लगता है, मैं सही रास्ते पर हूँ, वो रास्ता गलत था। FTII में उसे कई ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उसकी प्रतिभा को निखारा। उन्हें उसमें सिर्फ एक अभिनेता नहीं दिखा, बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी नजर आया। कई बार उन्होंने गोरांग से उसके जीवन की कहानी सुनी और कहा,
तुम्हारे अंदर जो दर्द है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस अभिनय में उसे उतारा और तुम उसे चमत्कार करके भी दिखाओगे, यह उसके शिक्षक उसे सिखाते रहे और वो आग जलती रही उसके सीने में कि कुछ करके दिखाना है अभिनय की लाइन से। गौरांग ने इन शब्दों को गांठ बांध लिया। उसने अपने जीवन के हर अनुभव को, हर चोट को, हर पछतावे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब वह मंच पर खड़ा होता तो ऐसा लगता कि जैसे कोई क्रांतिकारी अभिनय कर रहा हो, जो किसी चरित्र को नहीं बल्कि एक विचार को जी रहा हो। उसके जीवन का ये दूसरा चरण पहले से कहीं अधिक स्थिर, लेकिन भीतर और भी उथल पुथल भरा था। इस बार वह उस आग को चैनलाइज कर रहा था जो कभी व्यवस्था के खिलाफ थी। अब वह समाज को कुछ सिखाने के लिए तैयार थी। पर्दे पर किरदारों के माध्यम से गौरांग चक्रवर्ती ने बहुत कुछ लोगों को सिखाया। उसे अब यह एहसास हो गया था कि परिवर्तन शब्दों और नारों से नहीं होता, बल्कि प्रतीक और कहानियों से आता है। और एक अभिनेता के पास यही ताकत होती है कि वह समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है। अब उसे किसी संगठन की जरूरत नहीं थी, अब वह खुद ही एक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जो पर्दे पर जीवित रहता था और दिलों में उतरता था। एफटीआई से निकलते हुए जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसे एक नया व्यक्ति दिखाई दिया। यह वही व्यक्ति था, यह वही गौरांग था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक क्रांतिकारी की नहीं, बल्कि एक कलाकार की, जो अब भी बदलाव चाहता था। लेकिन इस बार हथियार की जगह कैमरा उसके हाथ में था। एक सुबह थी जब पुणे की हल्की ठंडी हवाओं में एक नया चेहरा, एक नई उम्मीद और एक पुराना दर्द लिए गौरांग चक्रवर्ती एफटीआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुराने दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक साधारण सा बैग था जिसमें कपड़ों से ज़्यादा सपने उसकी आंखों में भरे हुए थे। चाल में संजीदगी थी और एक साधारण सी चाल थी। यह उसका नया जन्म था। अतीत के संघर्षों को छोड़ भविष्य की नई इबारत लिखने की शुरुआत थी। एफटीआई का कैंपस समय से अलग अलग एक दुनिया में जैसा लगता है। पुराने ब्रिटिश इमारतों की ऊंची छतें, पेड़ों से ढकी सड़कें और हर कोने में विचारों की गर्मी से तपते युवा। यहाँ हर कोई कुछ खास था, कोई एक्शन में परिपूर्ण, कोई डायलॉग डिलीवरी में निपुण, कोई कैमरे के पीछे अपनी सोच से नई कहानी गढ़ने वाला। और इन्हीं के बीच गौरांग अपने आप को खड़ा दिखता था। न ज़्यादा सुंदर, न ज़्यादा गोरा, न बोलने में धारदार, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अलग थी वो थी उसकी आंखों की गहराई, जो हर किरदार को आत्मा से महसूस कर सकती थी। शुरुआत में उसे यह जगह एक चुनौती लगी, लेकिन किसी के पास अनुभव था तो किसी के पास आत्मविश्वास था, कुछ के पास तो फिल्मी कनेक्शन भी थे और गौरांग के पास सिर्फ एक बीता हुआ अतीत और एक अविश्वसनीय सपना। पर जैसे ही पहले सेमेस्टर के क्लासेज शुरू हुए तो धीरे धीरे वो अपने भीतर के कलाकार को जागता हुआ महसूस करने लगा। एक्टिंग की एक क्लास में जब सीन किए जाते तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलता था, वो अपने भीतर से भाव को लाता था। एक ठुकराए हुए बेटे का दर्द, एक खोए हुए भाई की तड़प, एक विस्थापित के भीतर की एक लाचारी उसके शब्दों से झलकती थी। सहपाठी कई बार हैरान हो जाते थे क्योंकि जब भी मंच पर कोई इमोशनल सीन आता तो गौरांग की आंखों से सचमुच आंसू बहने लगते थे। और यह नकली नहीं था, उसने तो अपनी आत्मा को खोल कर रख दिया था। उस पर अभिनय का कोई लेप नहीं था, वो किरदारों को जिया करता था। धीरे धीरे यह बात संस्थान के शिक्षकों और सभी छात्रों को समझ में आने लगी कि इस लड़के में कुछ अलग है, कुछ अलग है। वह थिएटर के हर प्रैक्टिस में सबसे पहले आता और सबसे आखिरी में जाता। हर छोटे बड़े सीन में उसकी दिलचस्पी होती। वह साउंड, लाइटिंग, कैमरा एंगल सब कुछ सीखने को तत्पर रहता था। उसका मानना था कि एक अभिनेता को केवल अपनी अभिनय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे सिनेमा के हर पहलू की समझ होनी चाहिए। यही वजह थी कि वो तकनीकी छात्रों के साथ भी बैठता था, उनसे कैमरा सीखता था, शॉट्स के बारे में जानने की कोशिश करता था। एक बार एक सीन में उसे एक पागल कैदी का किरदार निभाना था
बाकी छात्रों ने इसे नाटकीय बनाने की कोशिश की, चिल्लाहट, हंसी, झटके, लेकिन गोरांग कुछ दिन तक उस पर काम करता रहा। उसने पुरानी जेलों का दौरा किया, सिजोफ्रेनिया और मानसिक रोगों पर किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि अस्पताल जाकर असली रोगियों को देखा। और फिर जब उसने मंच पर उस किरदार को जिया तो हॉल में सन्नाटा छा गया था। एक शिक्षक ने खड़े होकर कहा, तुम अभिनय नहीं कर रहे थे बेटा, तुम उस किरदार को आत्मा से जिंदा कर रहे थे। ये होती है सीखने की नई कला। FTII में रहते हुए उसके भीतर का आत्मविश्वास लौटने लगा, लेकिन वो कभी भी अहंकार ही नहीं हुआ अंदर से। उसने याद था कि वो कहाँ से आया है। वो अक्सर अपने हॉस्टल की छत पर बैठकर बंगाल की गलियों, कोलकाता की भीड़ और अपने माता पिता की थकी आंखों के बारे में सोचता था। उसका सपना अब केवल एक अभिनेता बनना ही नहीं था, वो खुद को एक मिशन मानता था कि वो ऐसे पात्र निभाएगा जो समाज को कुछ कहें, उन लोगों की कहानी कहे जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं जाती थी। इस दौरान उसे पहली बार एक कैमरे के सामने आने का मौका मिला। एक शॉर्ट फिल्म के लिए ये फिल्म कॉलेज के छात्रों द्वारा बनाई जा रही थी। उसमें गोरांग को एक मजदूर का किरदार मिला। यह एक साइलेंट रोल था, बिना डायलॉग के सिर्फ हाव भाव और आंखों की कहानी कहनी थी। लेकिन उस 6 मिनट की फिल्म में गोरांग ने जो कर दिया, उसने सबको चौंका दिया। उसके अभिनय में इतना गहरापन था कि लोग स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पा रहे थे। यही वो क्षण था जब FTII के डीन ने एक विशेष बातचीत में कहा, इस लड़के में भारत का अगला महान अभिनेता बनने की क्षमता है। FTII में गोरांग ने न केवल अभिनय सीखा बल्कि खुद को खोजा। उसे यह समझ में आ गया था कि एक कलाकार को सामाजिक रूप से भी जागरूक होना चाहिए। उसने सिनेमा को सिर्फ ग्लैमर्स या स्टारडम का माध्यम नहीं माना, बल्कि एक माध्यम माना विचार रखने का, दृष्टिकोण बदलने का। वो अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठकर सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन जैसे निर्देशकों की फिल्म देखा करता था। वह मानता था कि ये वे लोग हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी है, और वो भी बिना किसी शोर या ग्लैमर्स के। वह भी ऐसा ही अभिनेता बनना चाहता था जो पर्दे पर सिर्फ एक्टर न लगे बल्कि एक विचार लगे। 3 साल का FTII का यह सफ़र उसकी आत्मा का निर्माण था। यहाँ उसने केवल अभिनय नहीं सीखा बल्कि एक विचारशील कलाकार बनना सीखा। जब वह पास आउट हुआ तो वह उस गोरांग से बिल्कुल अलग था जो 3 साल पहले कोलकाता से आया था। अब वो एक कलाकार था, परिपक्व, संवेदनशील और अंदर से मजबूत। जब वह FTII से विदाई लेकर निकला तो उसके हाथ में कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, कोई ऑफर नहीं था, कोई डायरेक्टर उसकी राह नहीं देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों में जो भरोसा, जो विश्वास, जो लगन थी, वो किसी भी मौके से बड़ा था। उसने फैसला किया अब वह मुंबई जाएगा, वहाँ जाकर अपने लिए एक जगह बनाएगा, न किसी की सिफारिश से, न किसी के नाम से, बल्कि अपने हुनर से, अपने सच से अपने सपने साकार करेगा। और इसी के साथ शुरू हुआ अगला अध्याय, एक संघर्षशील अभिनेता का मुंबई में वो सफ़र जो उसे इतिहास बना देने वाला था। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन ने मुंबई की ज़मीन को छुआ, गोरांग चक्रवर्ती का दिल तेजी से धड़कने लगा। 3 साल की तपस्या के बाद वह उस धरती पर उतरा जहां सपनों का जन्म होता है, और कई सपने दम तोड़ने वाले भी लोग वहां पर अपने कदम से नीचे रखते हैं। बैग में कपड़े और कुछ किताबें थी, जेब में सिर्फ 100 रुपये और आंखों में एक विश्वास कि अगर किस्मत ने एक मौका दे दिया तो वो उसे पकड़कर एक इतिहास बना देगा। संघर्ष उसकी कल्पनाओं से भी बड़ी और भीड़ से कहीं अधिक तेज थी। हर चेहरा भागता हुआ, हर सड़क बेताब, हर बिल्डिंग में अनगिनत कहानियाँ, लेकिन इस महानगर की चकाचौंध के पीछे छिपे संघर्ष की गहराई को वह महसूस कर रहा था। FTII से निकले छात्रों के बीच एक आम धारणा थी, अभिनय से ज़्यादा जरूरी है सही संपर्क, मगर गोरांग के पास कोई गॉडफादर नहीं था।
कोई चिट्ठी पत्री नहीं थी, वो सिर्फ अपने हुनर के दम पर ही शहर को जीतना चाहता था। पहले कुछ दिन वह एक दोस्त के कमरे में रहा, एक टपकती हुई छत के नीचे, जहाँ 4 लोग पहले से ही बड़ी मुश्किल से सो रहे थे। जगह इतनी तंग थी कि बैग खोलना भी मुश्किल होता था, लेकिन गोरांग को इसकी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सिर्फ एक ही बात, कहाँ ऑडिशन देना है, किस डायरेक्टर को मिलना है, कैसे खुद को साबित करना है। उसने छोटे छोटे फिल्म दफ्तरों के बाहर खड़े होना शुरू कर दिया, जहां हर रोज सैकड़ों युवा लड़के अपनी तस्वीरों और बायोडाटा लेकर खड़े रहते थे। कभी किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से मुलाकात होती तो वह बस एक नज़र उसकी तस्वीर देखकर कहता, तुम्हारा चेहरा हीरो वाला नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। एक और बार किसी कास्टिंग एजेंट ने कह दिया कि बहुत डार्क हो बबुआ, कोई ब्राइट स्किन वाला हम ढूंढ रहे हैं। वो हंसता था पर अंदर से तिलमिलाता भी था। उसका नाम था गोरांग चक्रवर्ती। ऐसे ही नहीं हीरो बना जाता बेटा। एक दिन एक बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिस में घुसने की गोरांग चक्रवर्ती कोशिश करते हैं, और कोशिश करते समय चौकीदार ने उसे डांट कर भगा दिया। कहा, चला आया है ऑडिशन के लिए, पहले से अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। गोरांग वहीं सीढ़ी पर बैठ गया, पसीने से लथपथ, आंखों में गुस्सा और होठों पर खामोशी। लेकिन वह हारा नहीं था। रात को वह मरीन ड्राइव पर सोता था, वहीं पर बैठता था और खुद से बात करता था। उसे अभिनय का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हर पल में अभिनय कर रहा था। जिंदगी के उस किरदार को निभा रहा था जिसे दुनिया संघर्ष के नाम से जानती है, संघर्ष कहती है दुनिया जिसे। इन्हीं दिनों एक समाचार मिला कि फिल्म डायरेक्टर मरनाल सेन अपनी अगली फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। एक ऐसा अभिनेता कि जो गांव का मेहनतकश और भीतर से बेचैन लगे, मतलब जो कोई मेहनतकश बच्चा हो और गांव का हो और भीतर से बेचैन रहे। गोरांग को लगा कि ये तो मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उसने कास्टिंग असिस्टेंट के पास जाकर बार बार निवेदन दिया, 2 दिन भूखा रहकर वेटिंग में बैठा रहा और आखिरकार उसे एक स्क्रीन टेस्ट का मौका मिला। जब कैमरे के सामने उससे एक आदिवासी शिकारी की भूमिका निभाने को कहा गया तो उसने खुद को उन जंगलों में पहुंचा दिया जहां आदमी जानवर से कम नहीं होता और ज़िंदगी हर दिन एक शिकार है। उसकी आंखों में वो दर्द था, वो सच्चाई थी, वो चुप्पी थी जो किसी अभिनय क्लास में किसी ने किसी को सिखा ही नहीं थी, ना ही सीखी जा सकती थी। मृणाल सेन खुद कैमरे के पीछे खड़े थे। उन्होंने ऑडिशन के बाद सिर्फ एक शब्द कहा, हु आर यू? गोरांग ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो आप ढूंढ रहे हैं। क्या जवाब था गोरांग चक्रवर्ती का। कुछ ही दिन बाद फोन आया कि तुम्हें लीड रोल के लिए चुना गया है। यह वह दिन था जब उसने पहली बार एक खिड़की से सूरज की किरण भीतर आती देखी थी। 3 साल की तपस्या, एक शहर के तमाचे, भूख, नींद की कमी और अनगिनत ना के बाद पहली बार किस्मत ने हाँ हाँ कहा था। फिल्म का नाम था मर गया। कहानी थी एक आदिवासी शिकारी की जो जमींदारी और प्रशासनिक शोषण के खिलाफ अपनी ताकत और मासूमियत के साथ खड़ा होता था। यह किरदार आसान नहीं था। इसके लिए गोरांग को हफ्तों तक जंगलों में रहना पड़ा, आदिवासी भाषा के उच्चारण सीखने पड़े और अपने शरीर को कड़क धूप और खुरदरे जीवन की आदत डालनी पड़ी। शूटिंग के दौरान वो रातों को नींद में भी डायलॉग दोहराता रहता था। मृणाल सेन कहते, तुम अभिनय नहीं कर रहे हो, तुम आत्मा से किरदार बन चुके हो। और पूरी यूनिट देखती थी कि एक अनजान चेहरा कैसे हर सीन में जान डाल देता है। फिल्म बनकर तैयार हुई और जैसे ही रिलीज हुई सबकी आंखें खुली रह गई। एक चेहरे ने दर्शक का दिल जीत लिया। समीक्षकों ने कहा, यह कोई नया अभिनेता नहीं है, यह भारतीय सिनेमा का अगला स्तंभ है। मृणाल सेन ने एक साक्षात्कार में कहा, एक इंटरव्यू में कहा, अगर आज बलिराज साहनी जीवित होते तो वो गोरांग को देखकर
मुस्कुरा देते। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और गौरांग चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी। यह एक तूफान था जिस अभिनेता को इंडस्ट्री ने चेहरा नहीं है हीरो वाला कहकर दरवाजे से भगा दिया था, आज उसे देश का सबसे बड़ा अभिनय सम्मान मिला था। गौरांग ने अपने नाम अब आधिकारिक रूप से बदल लिया, वो बन गया मिथुन चक्रवर्ती। और ये नाम अब सिर्फ एक अभिनेता का नहीं था, ये एक प्रतीक बन गया था उन लाखों युवाओं के लिए जो बनी बिना किसी गोड़ फतर, बिना किसी पहचान के, सिर्फ अपने हुनर से पहाड़ तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यहाँ यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मृज्ञा ने मिथुन को लॉन्च किया, पर अब उसे चलना था खुद अपने दम पर, बिना किसी छतरी के। इस चमचमाती इंडस्ट्री में एक नेशनल अवार्ड जरूर सम्मान देता है, लेकिन फिल्में नहीं देता। अब उसे साबित करना था कि वह सिर्फ एक आर्ट फिल्म का अभिनेता नहीं है, बल्कि हर वर्ग के दर्शकों का एक कलाकार बन सकता है। मुंबई में अब उसके पास एक छोटा सा कमरा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। अब उसके साथ उसका नाम था जो धीरे धीरे पहचान बन रहा था। लेकिन अंदर की आग वही थी जो उसे किसी भी मौके को चूकने नहीं देती थी। हर सुबह वह नए प्रोड्यूसर को कॉल करता, नए डायरेक्टर से मिलता और हर शाम कैमरे के सामने कुछ नया आजमाता। उसे मालूम था मृज्ञा से उसे शुरुआत मिली है, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हुई है। वह जानता था अब सिर्फ एक कलाकार नहीं है, एक उम्मीद बन चुका है, और इसी उम्मीद ने उसे आगे चलकर सितारा बनाया, जिसे दुनिया डांसिंग सुपरस्टार, गरीबों का हीरो और संघर्ष का दूसरा नाम मिथुन चक्रवर्ती कहने लगी। मिथुन चक्रवर्ती। मृज्ञा के बाद जब मिथुन चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता तो उनका नाम अचानक चर्चा में आ गया। लेकिन इंडस्ट्री ने इस उभरते कलाकार को केवल आर्ट फिल्म का अभिनेता मान लिया। ग्लैमर से भरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की निगाहें अब भी उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में देखती थी जो गंभीर भूमिकाओं में अच्छा हो सकता है, लेकिन मसालेदार फिल्मों के लिए फिट नहीं है। लेकिन मिथुन जानते थे कि उन्हें सिर्फ गंभीरता में नहीं लिया गया, हर शैली में महारत उन्हें हासिल करनी है। एक समय आया जब मिथुन के पास काम तो था, पर वो सब साइड रोल्स या सपोर्टर कैरेक्टर के रूप में मिलते। कभी विलेन के छोटा भाई की भूमिका में मिलते, कभी हीरो का दोस्त। वे हर किरदार में खुद को पूरी तरह झोंक देते, लेकिन उनका दिल जानता था कि वो अकेले पूरी फिल्म को अपने कंधे पर ले जा सकते हैं। पर इंडस्ट्री के दरवाजे पूरी तरह खुले नहीं थे। फिर उन्होंने एक रास्ता चुना, वो रास्ता जो आमतौर पर कोई नहीं चुनता। उन्होंने बी ग्रेड, सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया। ऐसी फिल्में जो बड़े सितारों को नामंजूर होती थी, जिन्हें लो बजट मसाला क्लास से दूर माना जाता था। लेकिन मिथुन ने इनमें भी अपना 100% दिया। उन्होंने इन्हें इसी मंच पर इस चीज़ को समझा जहां उन्हें अभिनय का अभ्यास मिला, खुद को विविध भूमिकाओं में परखने का उन्हें अवसर मिला। उनका चेहरा अब छोटे कस्बों, गांवों, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के पोस्टरों पर दिखने लगा। जहां महानगरों के दर्शक उन्हें नहीं पहचानते थे, वहां छोटे छोटे शहरों के दर्शक उन्हें अपना हीरो मानने लगे थे, क्योंकि वह उन्हीं की तरह दिखते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे और उन्हीं की तरह संघर्ष करते थे। इसी दौर में उन्होंने ढेरों फिल्मों की, कुछ चली कुछ नहीं चली, पर हर फिल्म ने उन्हें मांझा, तराशा और आखिरकार वो वक्त आया जिसने उन्हें अमर बना दिया। सन 1982 में एक फिल्म की घोषणा हुई। निर्माता निर्देशक थे बाबू भाई मिस्त्री और निर्देशक थे बाबर सुभाष। फिल्म का नाम था डिस्को डांसर। यह एक प्रयोग था, एक ऐसे कलाकार की कहानी जो सड़कों से उठाकर संगीत के मंच तक पहुंचता है। पहले इस फिल्म के लिए कोई बड़ा अभिनेता तैयार नहीं हुआ। उन्हें लगा कि डिस्को भारत में चलेगा, नहीं चलेगा, और कहानी बहुत साधारण है। लेकिन मिथुन ने जब स्क्रिप्ट सुनी तो उनकी आंखों में चमक आ गई।
ये होते हैं मौका ढूंढने वाले लोग। चीज़ें अपने मतलब की हो या ना हो, लेकिन अपना मौका पहले ढूंढ लेता है जिसे आगे बढ़ना होता है। उन्हें लगा यह मेरी ही कहानी है, मिथुन को लगा कि ये मेरी ही कहानी है, मैं भी फुटपाथ से ही उठा हूँ, मैं भी एक मंच चाहता था, यह फिल्म मेरा आईना है। उन्होंने फिल्म तुरंत साइन कर ली। शूटिंग शुरू हुई। मिथुन ने न सिर्फ अभिनय किया, उन्होंने डांस को आत्मा से महसूस किया। फिल्म के लिए मशहूर संगीतकार बप्पी लहड़ी ने जब आई एम ए डिस्को डांसर की धुन बनाई तो मिथुन ने उसे केवल एक गाने की तरह नहीं देखा, वो उसमें अपना अस्तित्व पिरोने लगे। उन्होंने डांस की ट्रेनिंग ली, अपनी चाल, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, हर चीज़ पर काम किया। वो जानते थे यह फिल्म उन्हें या तो सुपरस्टार बना देगी या इंडस्ट्री से उठा के बाहर फेंक देगी। जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में भीड़ बेकाबू हो गई। लोग सीटों पर खड़े होकर तालियां बजाते, बच्चे उनके स्टेप्स कॉपी करते, महिलाएं उनकी मुस्कान पर मर मिटती, जिमी 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 आजा आजा आजा। गली गली में ये लाइन गूंजने लगी। डिस्को डांसर न सिर्फ भारत में बल्कि रूस, चीन, मिस्र और कई एशियाई देशों में सुपरहिट फिल्म साबित हुई। विदेशी दर्शक उस वक्त भारतीय सिनेमा को अमिताभ बच्चन के गुस्से और राजेश खन्ना के मुस्कान से पहचानते थे। अब उनके लिए एक नया नाम था, मिथुन। एक ऐसा हीरो जो गरीब से अमीर बनता है, जो स्टेज पर बिजली की तरह थिरकता है और जिसकी आंखों में एक आग होती है। फिल्म ने मिथुन को रातों रात ग्लोबल स्टार बना दिया। उन्हें रूसी लोगों ने हाथों हाथ लिया। सोवियत रूस में उनकी फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज होती और टिकट ब्लैक में बिकते। उस दौर में रूस में केवल 2 भारतीय अभिनेता लोकप्रिय थे, राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती। राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ 2 ही अभिनेता, ना कि अमिताभ बच्चन। डिस्को डांसर के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब निर्माता उनके पीछे भागने लगे, विज्ञापन कंपनियों ने उनसे अनुबंध करने लगी, लेकिन मिथुन अब भी ज़मीनी थे। अभी वो खास बड़े स्टार नहीं बने। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे जानते थे कि यह शोहरत बहुत कीमती है और अगर मेहनत बंद हुई तो यह नाम भी मिट जाएगा। कितनी बड़ी बात सोची। अगर कोई और होता इतनी शोहरत पाने के बाद राजेश खन्ना साहब की तरह एक ही बात बोलता कि ऊपर आका नीचे काका। लेकिन मिथुन का संघर्ष अभी आगे आपको देखना है। एक संघर्ष की कहानी कैसे एक बड़ा नाम बनाती है। उन्होंने लगातार फिल्में की, कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस प्यार झुकता नहीं, कमांडो, वतन के रखवाले और कई और। हर फिल्म में उनका अभिनय डांस से बेहतर होता गया। उन्होंने खुद को एक मास हीरो के रूप में स्थापित कर लिया। मिथुन के फैन बेस का खास पहलू था उनका जुड़ाव आम आदमी से। उनका लुक आम था, उनकी भाषा सरल थी और उनका सफ़र और किसी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने अपने हर किरदार में लोगों को उनकी झलक दिखलाई। जब अभिनेता महंगे होटल्स में रहते, मिथुन फिल्मों की शूटिंग के दौरान यूनिट के साथ खाना खाते, वह सेट पर सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। उनके अंदर अनुशासन और विनम्रता का मेल था, जिसने उन्हें न सिर्फ सितारा बनाया बल्कि सभी का प्रिय भी बना दिया था। सिनेमा के जानकार कहते हैं मिथुन ने 2 तरह की फिल्मों में साम्राज्य बनाया। आर्ट फिल्मों में अपनी संवेदनशीलता से और कमर्शियल फिल्मों में अपनी एनर्जी और स्टाइल से। यह दुर्लभ मेल था। उस वक्त नसरुद्दीन शाह या ओम पुरी जैसे कलाकार गंभीर फिल्मों के स्तंभ माने जाते थे और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारे बड़े पर्दे पर राज करते थे। लेकिन मिथुन इकलौता ऐसा अभिनेता था जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ते थे। उन्होंने न केवल अभिनय और डांस से दर्शकों को बांधा बल्कि समाज सेवा और इंसानियत से भी सबका दिल जीत लिया। सेट पर स्पोर्ट बॉय से लेकर लाइटमैन तक सब उनके लिए आदर रखते थे। कई बार उन्होंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे सहकर्मियों की चुपचाप मदद भी की, बिना प्रचार प्रसार, बिना शोर मचाए। वो अपनी जेब से पैसा दे दिया करते थे। इतने अच्छे थे गौरांग चक्रवर्ती, जिन्हें मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। सन 1980 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती का नाम एक ब्रांड बन गया। वे हर महीने 3 से 4 फिल्में कर रहे थे। उनके
नाम से फिल्में बिक जाती थी। सिंगल स्क्रीन थिएटर के मालिक कहते थे मिथुन की फिल्में लगाओ, भीड़ अपने आप आ जाएगी। वह उन चंद सितारों में से थे जिनके फिल्में दूर दराज के गांवों तक पहुंचती थी। उनका संघर्ष, उनके डांस, उनकी एक्टिंग, उनकी सादगी सब मिलकर उन्हें एक सुपरस्टार से कहीं ऊपर ले जा रहे थे। और यही वजह थी कि लोग उनके केवल उन्हें एक्टर नहीं कहते थे, उन्हें दादा कहने लगे थे। वह शब्द जो सम्मान और अपनात्व दोनों को दर्शाता है। लेकिन मिथुन को कभी इस ऊंचाई से मदहोश नहीं किया गया। वह जानते थे कि समय बदलता है और सितारों की चमक भी फीकी पड़ जाती है, लेकिन तब तक उन्होंने उस आकाश में एक ऐसी जगह बना ली थी जो हमेशा चमकती रहेगी। 1980 के दशक के मध्य में मिथुन चक्रवर्ती न सिर्फ हिंदी सिनेमाओं में सुपरस्टार बन चुके थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी पहचान बना ली थी जो हर वर्ग, हर आयु और हर इलाके के दर्शकों को जोड़ती थी। डिस्को डांसर के बाद उनका ग्राफ ऊपर चढ़ता गया और उस ग्राफ को थामने के लिए उन्होंने खुद को फिल्मों की भीड़ में खोने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फिल्मों को अपने रंग में ढालना शुरू किया। मिथुन को समझ आ गया था कि उनका फैन बेस सिंगल स्क्रीन थिएटर से निकलने वाली वह भीड़ है जो हर शुक्रवार उनकी फिल्म देखकर तालियां और सीटियां बजाती है। वह जानते थे कि उन्हें अपनी कहानियों में वही सच्चाई और वही संघर्ष और वही दिल से जुड़ा मेलोड्रामा रखना है जो आम आदमी को उनसे जोड़े रखे हैं। इसलिए उन्होंने खुद को उस सांचे में ढाल लिया जहां हर फिल्म में वो गरीब, मजलूम या संघर्षशील होता है जो आखिर में जीतता जरूर है। उनकी फिल्मों की संख्या हर साल बढ़ने लगी। ऐसा दौर में जब बड़े सितारे साल में 1 या 2 फिल्म करते, मिथुन साल में 7 से 8 फिल्म देने लगे। कई बार तो एक ही फिल्म में 2-2 फिल्में रिलीज होती थी एक ही महीने में। फिल्में शूटिंग के दौरान एक दूसरे से टकराती, लेकिन हर फिल्म में मिथुन वही जोश, वही एनर्जी, वही समर्पण लेकर आते थे जो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होता रहा। उनके इस दौर की फिल्मों में एक पैटर्न था, या तो गांव का युवक होता था जो शहर आता था और शोषण के खिलाफ लड़ता था, या फिर वो अनाथ होता था जिसे समाज ने ठुकराया और वह अपने हक की लड़ाई लड़ता। जैसे प्यार झुकता नहीं, गोलू के गोले, वतन के रखवाले, करते धरते शिवा, जाल, कमांडो, शिवा का इंसाफ और गुरु, हर फिल्म में वो अपने किरदार को जीते जैसे यह उनकी अपनी कहानी हो। फिल्म प्यार झुकता नहीं एक टर्निंग पॉइंट थी उनके करियर में। यह एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी जिसमें मिथुन का किरदार संवेदनशील, स्वाभिमानी और गहरा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। इसका संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ। तेरी तस्वीर को सीने से लगाता हूँ जैसे गाने घर घर में गूंजते थे। मिथुन ने इस फिल्म को यह बनाकर यह साबित किया कि वह सिर्फ डांस और एक्शन ही नहीं, इमोशन के भी बादशाह हैं। इस दौर में मिथुन चक्रवर्ती का नाम निर्माता निर्देशकों के लिए भरोसे का प्रतीक बन चुका था। अगर फिल्म में मिथुन है तो वितरक पैसा लगाएंगे, सिनेमा हॉल भरेगा और ऑडियंस खुश होकर घर लौटेगी। उन्होंने बड़े बड़े बैनरों से लेकर छोटे प्रोडक्शन हाउस तक सबके साथ काम किया। उन्होंने कभी स्टारडम का घमंड नहीं किया और इसी वजह से वह फिल्म इंडस्ट्री के हर कोने में पसंद किए जाते थे। उन्होंने अपने करियर का सबसे व्यस्त दौर खुद चुना। उन्होंने मिथुन की फिल्म नामक एक ब्रांड बना लिया। मिथुन की फिल्म के नाम से ही लोग दौड़े दौड़े थिएटरों में चले जाते थे। वो फिल्में जो आलोचकों को पसंद नहीं आती थी वो भी करोड़ों कमाती थी। उनकी एक्शन फिल्में, फैमिली ड्रामा, डांस आधारित सिनेमा, हर शैली में उन्होंने ऐसा रंग भर दिया कि दर्शकों के पास कोई विकल्प नहीं बचता था सिवाय सिनेमाघर जाने के अलावा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मिथुन ने एक अलग प्रयोग किया। उन्होंने खुद का स्टूडियो बना लिया, मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स एंड फिल्म स्टूडियो। यह ओटीटी युग से बहुत पहले की बात है। यह स्टूडियो ऊटी में स्थित था। उन्होंने वहां शूटिंग के तमाम सुविधाएं जुटाई और फिर अपने बैनर तले फिल्म बनाना शुरू किया। उनके इस कदम के पीछे एक सोच थी। उन्होंने देखा कि छोटे बजट की फिल्में अक्सर बड़े स्टूडियो में बनाने से वंचित रह जाती थी। इसलिए उन्होंने अपने स्टूडियो को उन सभी छोटे निर्माताओं के लिए खोल दिया जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे लेकिन सिनेमा बनाने का सपना रखते थे। उन्होंने अपना स्टूडियो भी खोला, होटल भी खोले
ताकि शूटिंग के लिए आ रहे कलाकारों और तकनीशियनों को रहने खाने की दिक्कत ना हो। मोनार्क स्टूडियो से उन्होंने खुद की कई फिल्में बनाई। डांस डांस, प्रेम प्रतिज्ञा, मेरा रक्षक, हिटलर, डाल भी मेरा मीठा मीठा बोल, शेरा, सुरक्षा, दूध का कर्ज और कई और फिल्में बनाई। इन फिल्मों में उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में भी एक जिम्मेदारी निभाई और कलाकार के रूप में भी। इस दौर में मिथुन एक तरह से वन मैन इंडस्ट्री बन चुके थे। उनके शूटिंग शेड्यूल इतने तगड़े थे कि वह एक ही दिन में 3 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग करते। सुबह एक लोकेशन पर डायलॉग सीन, दोपहर को दूसरे लोकेशन पर दूसरा डायलॉग सीन और शाम को तीसरे सेट पर डांस सीन। यह सब बिना थके बिना रुके वो करते रहे। उनके साथ काम करने वाले कलाकार बताते हैं कि मिथुन का डिसिप्लिन मिसाल देने योग्य था। वो समय के पाबंद थे, को स्टार के लिए सजग और क्रू के लिए विनम्र रहते थे। वो सेट पर चाय के साथ तकनीशियनों से भी बात करते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करते थे। यही वह दौर था जब मिथुन का नाम देश के कोने कोने में गूंजने लगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, हर राज्य में उनके फैंस की तादाद लाखों में थी। कई इलाकों में सिनेमाघरों का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। डिस्को थिएटर, मिथुन टॉकीज, यह सब उनकी लोकप्रियता का ही प्रमाण था। मिथुन की ये लोकप्रियता सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रही। उनके स्टाइल्स, खासकर उनके डांस मूव्स, उनका हेयर स्टाइल्स, उनके डायलॉग्स युवाओं में ट्रेंड बन गए थे। उनकी फिल्मों के गाने हर पान की दुकान, शादी, ऑटो में बजते थे। वे सिर्फ अभिनेता ही नहीं रहे, वो एक संस्कृति बन गए थे। अभिनेता के रूप में उन्होंने कभी खुद को दोहराया नहीं, हर फिल्म में कुछ नया लाने की कोशिश की। अगर हर फिल्म में एक वो गुस्सैल इंसाफ पसंद होते तो अगली में वो शांत और भीतर से आहत पिता का नाम किरदार निभाते पाते। कभी वो स्टंट करते तो कभी क्लासिकल डांस में खुद को दर्शाते। उन्होंने दर्शकों को कभी बोर नहीं किया। यही कारण था कि हर वर्ग के दर्शक उन्हें पसंद करते थे। उनके इस व्यावसायिक युग में उन्होंने करीब 200 से अधिक फिल्में की। आलोचक जब पूछते थे इतनी फिल्में क्या सब में अभिनय किया, तो उनका जवाब होता था, मैं सिर्फ रील नहीं भरता, मैं हर किरदार में अपनी ज़िंदगी भरता हूँ। मिथुन का यह दौर हिंदी सिनेमा के लिए एक मिसाल था, जहाँ एक अभिनेता ने बिना मीडिया प्रचार, बिना विवादों और बिना गॉसिप के सुपरस्टारडम की ऊंचाइयों को छुआ और फिर भी ज़मीन से जुड़ा रहा। उन्होंने दिखाया कि मेहनत, अनुशासन और सच्ची नीयत से किसी भी ऊंचाई को पाया जा सकता है। यह दौर बीतने लगा, लेकिन मिथुन का जादू फीका नहीं पड़ा। उन्होंने वक्त के साथ साथ खुद को बदलने की शुरुआत की। अब उनके सामने नई चुनौतियां थी, टेलीविज़न, OTT, राजनीति और एक नए अवतार की तैयारी। जैसे जैसे सन 1990 का दशक अपने मध्य में पहुंचा, भारत में मनोरंजन की दुनिया बदल रही थी। नए मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ने लगे थे, खासकर टेलीविज़न, घर घर में रंगीन टीवी सेट आ रहे थे। मनोरंजन का केंद्र अब केवल सिनेमा हॉल ही नहीं रहा। यह बदलाव मिथुन के लिए एक नए अवसर लेकर आया। मिथुन ने समझा कि दर्शकों से जुड़ने के लिए नए माध्यमों को अपनाना होगा। वह थिएटर और फिल्मों के बाद टीवी की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा, यहाँ मैं अपने फैंस से और भी करीब पहुँच सकता हूँ, वे मुझे हर दिन अपने घर में देख सकेंगे। सन 1997 में एक नया शो लॉन्च किया जिसका नाम था झलक दिखला जा। यह एक डांस रियलिटी शो था जिसमें प्रसिद्ध सितारे अपनी डांस प्रतिभा दिखाते थे। मिथुन को इस शो का होस्ट बनाया गया। उनका डांसिंग स्टाइल और उनका सहज अंदाज इस शो को बेहद लोकप्रिय बनाता गया। दर्शक उन्हें टीवी स्क्रीन पर हर हफ्ते देखने लगे। यह शो उनकी छवि को और भी मजबूत बनाने में सहायक रहा। इस दौर में मिथुन ने टीवी सीरियल में भी काम करना शुरू किया। उनकी गंभीर संवेदनशील भूमिकाएं दर्शकों को भा गई। वह अपने संवाद और अभिनय से छोटे पर्दे पर भी एक अलग पहचान बनाने लगे। उन्होंने समझा कि नए दौर में विविध माध्यमों से ही लंबे समय तक अपनी लोकप्रियता बनाए रखी जा सकती है। साथ ही मिथुन का ध्यान धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की ओर भी बढ़ने लगा। अपने संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि
वे जनता की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया ताकि अपने अनुभवों और विचारों से समाज को बेहतर बनाया जा सके। सन 2009 में मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ दल से जुड़कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वे राज्य विधानसभा के चुनाव में भी उतरे। उनका लोकप्रियता उनके पक्ष में काम आई और उन्होंने चुनाव जीतकर विधायक बने। यह उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ था। राजनीति में मिथुन ने फिल्मी चमक धमक को पीछे छोड़कर जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर खास ध्यान दिया। उनकी सहजता और धरातल से जुड़े रहने के कारण वे जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। राजनीतिक जीवन के साथ साथ मिथुन ने फिल्मों और टीवी में भी काम जारी रखा। उनकी फिल्में अब परिपक्व भूमिकाओं में थी, पिता, नेता, संरक्षक जैसे, जो दर्शकों को उनकी नई छवि से जोड़ती थी। उन्होंने एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाई, अभिनेता, टीवी होस्ट और राजनेता। मिथुन ने अपने अनुभवों को अपने फैंस के साथ साझा करने के लिए कई इंटरव्यू और टीवी शोज किए। वे खुले दिल से अपने जीवन यात्रा, संघर्ष, सफलता और असफलताओं के बारे में बात करते थे। यह उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू था जो लोगों को प्रेरित करता था। राजनीति में आने के बाद भी मिथुन ने सिनेमा को नहीं छोड़ा और उन्होंने ऐसा माना कि यह चीज़ मेरे छोड़ने के बाद मैं अधूरा हो जाऊंगा। वे जानते थे कि फिल्में उनकी पहली और सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने फिल्मों में नए कलाकारों को मौका दिया और खुद भी नए किरदारों के लिए तैयार रहे। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें इंडस्ट्री में बेहद सम्मानित बनाता रहा। इस दौरान अपने होटल और स्टूडियो व्यवसाय को भी बेहतर बनाया। ऊटी का मोनार्क होटल अब सिर्फ एक होटल नहीं है बल्कि एक पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म शूटिंग होती रही है। फिल्म मिथुन की मेहनत और दूरदर्शिता ने इसे सफल बनाया है। सन 2000 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती एक बहुमुखी कलाकार, राजनेता और समाजसेवी के रूप में पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे। उनके पास अनुभवों का एक विशाल भंडार था जिसे वे हर मंच पर साझा करते। वो न केवल मनोरंजन बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी कोशिश करते। उनका जीवन यह बताता था कि सफलता केवल चमक धमक या बड़े पर्दे पर सितारे बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि असली सफलता वह है जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मिथुन ने यही संदेश अपने कार्यों और जीवन शैली से लोगों को दिया। इस नए अध्याय ने मिथुन चक्रवर्ती को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वे न सिर्फ एक कलाकार बल्कि एक प्रेरणा बन चुके। उनके पास अब एक नई जिम्मेदारी थी, अपने फैंस, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए। फिर भी उन्होंने कभी अपने रूल्स नहीं छोड़े, चाहे वो फिल्मों के सेट पर हो, टीवी के स्टूडियो में हो या विधानसभा की बैठक में हो। मिथुन चक्रवर्ती वही सादा, विनम्र और मेहनती इंसान रहे जो सालों पहले थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मिथुन चक्रवर्ती का जीवन निरंतर परिवर्तन और अनवरत संघर्ष की कहानी रहा। 2000 के दशक के बाद जब सिनेमा की दुनिया में नए चेहरे आ गए और तकनीकी ने पूरी तरह से स्वरूप बदल दिया, तब भी मिथुन ने खुद को समय के साथ ढालना जारी रखा। फिल्मों में उनके किरदार अब पहले जैसे चमकदार नहीं थे, लेकिन वे अपनी समझदारी और परिपक्वता से हर भूमिका में जीवंतता भर देते। वे जानते थे कि अब केवल बड़े पर्दे पर दिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि टेलीविज़न और बाद में डिजिटल माध्यमों पर भी खुद को स्थापित करना होगा। उन्होंने टीवी पर कई धारावाहिक और कई रियलिटी शोज़ में हिस्सा लेकर अपनी लोकप्रियता को और बरकरार रखा। उनके सहज स्वभाव और मधुर बोलचाल ने दर्शकों के दिलों पर फिर से जगह बनाई। उनके डांस स्टाइल्स की चमक अभी भी युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। राजनीति में मिथुन का सफ़र भी लगातार जारी रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी उपस्थिति में उन्हें अलग पहचान दी। वे केवल एक अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक नेता के रूप में भी जनता के बीच लोकप्रिय हुए। उन्होंने विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के कई काम किए। राजनीति के मंच पर उन्होंने अनेक बार अपने अनुभव और संघर्षों की कहानियाँ साझा की जिससे लोग उनसे जुड़ सकें। उनका मानना था कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का माध्यम नहीं है बल्कि जनता की सेवा करने का जरिया होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने कई विकास परियोजनाएं चलाई। साथ ही वे समाज सेवा के कामों में भी सक्रिय रहे।
कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने राहत कार्यों का आयोजन किया। डिजिटल युग में कदम रखने के से ही मिथुन ने अपने आप को पूरी तरह से नया रूप देने की कोशिश करी। वो जानते थे कि यूट्यूब, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी है। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्री और विशेष कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को साझा किया। उन्होंने न केवल फिल्मी करियर बल्कि अपने सामाजिक योगदान, राजनीतिक अनुभव और व्यक्तिगत जीवन की कहानियों को भी खोला। उनकी ज़िंदगी का यह नया अध्याय दर्शकों के लिए भी बहुत खास था। उन्होंने दिखाया कि उम्र केवल एक संख्या नहीं है, हर उम्र में कुछ नया सीखना, खुद को बदलना और आगे बढ़ना संभव है। उन्होंने नए कलाकारों के लिए मार्गदर्शक का काम किया है। उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया और अपने अनुभवों को साझा किया। उनका परिवार भी इस सफ़र में उनके साथ रहा। पत्नी योगिता बाली, उनके बच्चे उनके जीवन का सुकून बने। परिवार ने मिथुन को हर उतार चढ़ाव में सहारा दिया। परिवार के साथ बिताई गई पल उनकी ज़िंदगी के सबसे खास यादगार रहे, जो वे अक्सर अपने इंटरव्यू में साझा करते थे। मिथुन की फिल्मों का जादू आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है। उनकी फिल्मों की यादें, उनके गाने, उनकी खास डांस स्टाइल नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय है। OTT प्लेटफार्म पर भी उनकी कई फिल्में हिट साबित हो चुकी हैं। उन्होंने बॉलीवुड और के डांस की स्टार, मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग के रूप में उन्हें याद किया जाता है। उनका व्यक्तित्व, उनका संघर्ष और उनका सफ़र यह साबित करता है कि सफलता केवल बड़े पर्दे पर चमकने का नाम नहीं है, बल्कि अपने काम, समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने का नाम है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन से यह सिखाया है कि अगर जज्बा हो, मेहनत हो, लगन हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। आज भी मिथुन चक्रवर्ती सक्रिय हैं, फिल्मों, टीवी, राजनीति, सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनका जीवन किसी प्रेरणा कथा से कम नहीं है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और सफलता के नाम पर नए नए मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको मिथुन चक्रवर्ती की इन सभी वीडियो की पूरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती की इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अगर आपका भी मन आगे बढ़ने का करता है तो सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ना। हो सकता हो कल आप भी इतिहास में आपका नाम लिखा जाए कि इस इंसान ने सब कुछ बदल के रख दिया। बदलता वही है जो अपनी दिशा नहीं छोड़ता, अपना रास्ता नहीं छोड़ता, और जिसने अपना रास्ता बदल दिया, भटक गया बीच में, वो बर्बाद है। क्योंकि जीवन सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, मेहनत, वो भी लगातार। तो मेरे दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए, तभी आपको आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर आपने गिव अप नहीं किया तो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।